कब बनी थी? ये बनी थी, यानी कि स्थापना वर्ष था इसका 1600 ईस्वी। कब था इसका स्थापना वर्ष? था 1600 ईस्वी। ठीक है, देखेंगे आगे। सी पर देखेंगे। सी, मैं यहाँ पे आपको डिक्टेट कराता हूँ। मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वही है जो कि ऑफलाइन कोचिंग्स के अंदर होता है। ठीक है, अगर आप वास्तव में एक सीरियस स्टूडेंट सर बिना पैसा के तैयारी करना चाहते हैं तो ये चैनल को डेडिकेशन के साथ आप फॉलो कर लें। मैंने यहाँ पर 360 डेज के अंदर पूरा सिलेबस में कवर कराऊंगा, ये मैंने आपसे बोला है। मुगल सत्ता जो कमजोर होती है, अगर नहीं भी होती तो ये तब भी कुछ ना कुछ करते, ऐसा नहीं है ये नहीं करते। इनकी मानसिक स्थिति ही खराब है, ये करना ही ये चाहते हैं। इनकी जो मनसा जो है वो साम्राज्यवादी है। इससे जो क्षेत्रीय ताकतें हैं, मुजफ्फरजंग और चंदा साहब को कौन सपोर्ट कर रहा है? फ्रांसीसी सेना। इसने 1749 ईस्वी में, यानी कि फ्रांसीसी सेनाओं ने 1749 ईस्वी में वेल्लोर के समीप एक जगह है अंबूर, ठीक है ना, हाँ अंबूर नामक एक स्थान पर अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला। 1754 में जो फ्रांसीसी गवर्नर कौन बनकर आया था जिसने डुप्ले को रिप्लेस किया था, वो था गोहेडू। ठीक है, और भारत आकर गोहेडू ने इंग्लैंड कंपनी के साथ संधि का प्रयास किया और इसके फलस्वरूप जनवरी 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि हुई। आप भी करो, हमें इतना पैसा दो और ये आपके पास है तो आप भी फ्री ट्रेड करोगे, इस तरीका के जो कार्य करने लगे। लेकिन सिराजुद्दौला ने इनसे मना किया, ये माने नहीं। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, ऐसा मानते हैं, ऐसा साम्राज्यवादी इतिहासकार मानते हैं कि ये घटना हुई है, लेकिन राष्ट्रवादी इतिहासकार ऐसा नहीं भी मानते हैं कि नहीं ये सब क्या है, मनगढ़ंत कहानी है, ताकि जो है उसको गलत ठहराया जा सके और युद्ध को जो है सही ठहराया जा सके। मैं इसी सिद्धांत पर कार्य करने वाला हूं। हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे, जल्दी करेंगे लेकिन जल्दीबाजी नहीं करेंगे। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। कछुआ और खरगोश की रेस है। अब हम खरगोश की तरह नहीं, हम कछुआ की तरह चल रहे हैं। जो खरगोश की तरह चल रहे हैं उनके रिजल्ट बार बार प्रीलिम्स से फिर प्रीलिम्स और प्रीलिम्स से फिर प्रीलिम्स जो है ये चला। फ्रेंड्स, आप इस लेक्चर्स को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसे प्रमोट करें, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए बहुत सारी वीडियो बनाने का, क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं मिल पा रहा है, आप भी देख रहे होंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक इसे पहुंचाएं। लोगों को जरूरत है कि वो हिंदी मीडियम के हैं लोगों, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के देखेंगे बहुत सारे कोचिंग जो है मठाधीश टाइप के, उनके कमेंट बॉक्स में कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कोचिंग करना चाहता हूं, कृपया मुझे बताएं हमें क्या करें। तो ऐसे लोगों को जाकर के बताएं, भैया आप जाओ यूपीएससी विद प्रताप पर जाकर के चैनल। हेलो फ्रेंड्स, यह इस यूनिट का अंतिम लेक्चर है और आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो यूरोपीय हैं उनमें ही आपस में युद्ध होते हैं और उसके बाद में अंग्रेज एक ऐसी शक्ति उभर कर आते हैं जो फिर यहाँ पर एक छत्र राज करते हैं और एक पूरी तरीक़ा से वो एक साम्राज्य यहाँ पर खड़ा कर लेते हैं। तो ये कैसे होता है और उनमें सबसे ज़्यादा मजबूत ये क्यों है, ये जीते क्यों हैं और हारे क्यों हैं, इन विषयों पर बात करेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे कर्नाटक वार्स, यानी कि जो कर्नाटक रीजन में जो वार हुए थे उनके विषय में हम देखेंगे। और मैं इससे पहले आपको कुछ बताए देता हूं, आप पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रमुख यूरोपीय कंपनियां, क्योंकि ये आप देख लेंगे ताकि आपको पता रहे कि भाई कौन सी कंपनी किस सन में स्थापित हुई है। क्योंकि जो प्रश्न है प्रीलिम्स के अंदर वो इसी तरीका से आते हैं, इससे जो प्रश्न कम आते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है। लेकिन हमने एक होलिस्टिक वे में ऐसा करा है कि मेंस का प्रश्न भी आए तो आप इसे इजीली कर लें, कुछ छूटा नहीं जाना चाहिए जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, सब कुछ नहीं करना है लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसे छोड़ना भी नहीं है। तो लिखेंगे प्रमुख यूरोपीय कंपनियां, टॉपिक में यहाँ पे लिखेंगे प्रमुख यूरोपीय कंपनियां। ठीक है, ये आपका पहले ये डाल लेंगे और इस तरीका से इसके अंदर आप कंपनी लिखेंगे, जैसे यहां पर लिखेंगे कंपनी और यहां पर लिख देंगे स्थापना वर्ष। ठीक है, इस तरीका से आप लिखते हुए चलेंगे। यहां कंपनी का नाम डाल लेंगे, जैसे ABC करके डालेंगे और यहां पर उसका सन लिख देंगे। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं तो आप इसे क्रम से लिखेंगे। कंपनी में पहले लिखेंगे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, और पुर्तगाली में इसका नाम जो था इस्तादो द इंडिया, इस तरीका से करके था। वो कोई मतलब बनता नहीं, लेकिन आप इतना लिख लें पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कब बनी थी 1498 में। कब बनी थी 1498 में। ठीक है, हाँ, यहां की स्थापना नहीं हुई थी। नेक्स्ट बी पॉइंट लिखेंगे, इसका बी पॉइंट
वो मैच कराने के लिए आ जाता है प्रीलिम्स में, इसलिए करा रहा हूं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, और जिसका नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट एंड लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट। ठीक है, इस तरीका से कंपनी का नाम था, ये बनी थी, यानी कि स्थापना वर्ष था इसका 1600 ईस्वी। कब था इसका स्थापना वर्ष? था 1600 ईस्वी। ठीक है, देखेंगे आगे। सी पर देखेंगे, सी लिखेंगे इसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और डच में इसे, इसका नाम क्या है जरूरी तो नहीं है, लेकिन इसका नाम जो है वेरिंगे ओस्टो इंडिया कंपनी, लेकिन कोई मतलब बनता नहीं है उससे। आप लिखेंगे इसका स्थापना वर्ष जो है वो है 1602 ईस्वी। कब है इसका स्थापना वर्ष? 1602 ईस्वी। ठीक है, हाँ। उसके बाद आती है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना वर्ष कब है? 1616 ईस्वी। डी पे है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसका जो स्थापना वर्ष है 1616 ईस्वी में है। ठीक है, हाँ। आगे लिखेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, और कंपनी का जो फ्रांसी में नाम आपको पता है, कंपनी एंड्स ओरियोलेंस, है ना, इस तरीका से कुछ करके है, कंपनी इंडेस ओरिएंटोलेंस कुछ करके है, ये ऐसा है। ठीक है, इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1664 ईस्वी। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या है इसका? 1664 ईस्वी। 1664 ईस्वी। ठीक है, ये आपने लिख लिया। एक छोटा सा टॉपिक था ये, मैंने आपको लिखा दिया क्योंकि प्रश्न यहां से बन सकता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे आप, नेक्स्ट टॉपिक आप डालेंगे सर्वोच्चता के लिए। लिखेंगे सर्वोच्चता के लिए आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। सर्वोच्चता के लिए इनमें भारत के ही अंदर संघर्ष होता है, और भारत के अंदर जो संघर्ष है वो इनके जो पूरे वर्ल्ड में, यानी कि जो यूरोप के अंदर जो युद्ध चल रहे थे उन्हीं की एक परिणति थी। ठीक है, भारत के अंदर जो हो रहे थे, और ये क्योंकि फ्रांसीसी सबसे बाद में आए हैं और जो अंग्रेज है वो तीसरे नंबर पे हैं। ठीक है, तो इनके बीच में सत्ता को लेकर के जो सहमति, क्योंकि आप जानते हैं पहले युद्ध होगा, अगर सहमति नहीं बनेगी, और युद्ध में फिर क्या है, दोनों आपस में बैठेंगे और एक संधि कर लेंगे, और उस संधि से कि भाई ठीक है, या तो आप ये वाले क्षेत्र पर हैं, हम इस वाले क्षेत्र पर रहेंगे। तो इस तरीका से कुछ जो है कर्नाटक रीजन जो है वहां पर इनके बीच में आपस में युद्ध होते हैं, और यही कर्नाटक युद्ध के रूप में जाने जाते हैं, उन्हीं के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स जो भी मैं बार बार एक ही डिस्क्लेमर आपको देता हूं, और वो ये है कि नए बच्चे इससे जुड़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं यहाँ पे बोलूंगा, मैं यहाँ पे आपको डिक्टेट कराता हूं। मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वही है जो कि ऑफलाइन कोचिंग्स के अंदर होता है। ठीक है, अगर आप वास्तव में एक सीरियस स्टूडेंट सर बिना पैसा के तैयारी करना चाहते हैं तो ये चैनल को डेडिकेशन के साथ आप फॉलो कर लें। मैंने यहाँ पर 360 डेज के अंदर पूरा सिलेबस में कवर कराऊंगा, ये मैंने आपसे बोला है, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। वो तरीका का जो सपोर्ट मिल नहीं रहा है तो उससे मुझे मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है। बाकी तो मैं दिन में मैंने जैसा आपसे बोला है मैं कवर करा दूंगा, चाहे मुझे 3 से 4 लेक्चर भी लाना हो मैं करा दूंगा। वो दूसरा एक जो आपको जो मैं बोलूंगा आपको डिक्टेट कराने के लिए, आपको की टर्म में लिखना है, पूरा जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा नहीं लिखना है, समझ गए आप। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि नए बच्चे जोड़ते हैं और वो सोचते हैं कि वो ऐसा लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है, सिर्फ की टर्म में लिखना है। ठीक, सुन लेना है लेकिन लिखना की टर्म है, क्योंकि याद वही रहेगा। लेक्चर 2 से 3 बार आप सुन सकते हैं ताकि आपको वो लाइन एज इट इज याद हो जाए, क्योंकि मैं जो बोलता हूं वो परिष्कृत भाषा है, वही आपको एग्जाम में प्रोड्यूस भी करना है। तो आप लेक्चर बार बार सुने, लिखें इसे की टर्म में। अब जैसे कहेंगे कि सर की टर्म में क्या होता है, अब देखो मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूं। जैसे मैं आपसे बोलूंगा, पहले हम बोलेंगे कि व्यापारिक हितों के कारण अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों द्वारा अनिवार्य रूप से भारतीय आंतरिक राजनीति में दखल दिए जाने लगे थे। मुगल केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने के बाद दक्कन के मुगल शासक अधीनस्थ अधिकारियों की मांगों और मराठों के छापे से यूरोपीय कंपनियों के व्यापारिक हितों की रक्षा करने में समर्थ नहीं थे। तो ये पूरी जो लाइन है इसमें क्या है, एक तो टर्म क्या है कि जो यूरोपीय है यानी कि फ्रांसीसी और अंग्रेज, और क्या हो जाएगा फ्रांसीसी प्लस अंग्रेज भारतीय आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप, है ना, ये होगा पहली लाइन से। तो ये निकल आया, यानी कि अंग्रेज प्लस फ्रांसीसी बराबर
आंतरिक यानी कि भारतीय राजनीतिक आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, और दूसरा जो मैंने आपको मुगल के केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने के बाद दक्कन के मुगल शासक अधीनस्थ अधिकारियों की मांगों और मराठों के छापे से यूरोपीय जो कंपनी है उनकी सुरक्षा नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मुगल कमजोर प्लस मराठों के छापे, और बराबर आप लिख देंगे यहाँ पे अंग्रेजी कंपनी के हितों की सुरक्षा नहीं, ऐसे करके। तो ये जितना मैंने आपने बोला, तो ये 2 लाइन आपको लिखना है, इसे बोलते हैं की टर्म, ताकि आपको पूरी लाइन बनाने में आसानी पड़े जब भी आप एग्जाम देने जाएं। तो की टर्म में लिखना है। तो जितना भी है जी पूरा जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्यादा से ज्यादा 60-70 पेज के अंदर आ जाना चाहिए। समझ गए, लिखना इसी वे में है जो मैंने आपको बताया अभी एक एग्जांपल देकर के, समझ गए। आगे जैसे कि हम देखेंगे, इसीलिए यूरोपीय कंपनियां इस निष्कर्ष पर पहुंची कि स्वयं की सुरक्षा हेतु अपने सैन्य बलों, ठीक है, अपने सैन्य बलों को विकसित करना चाहिए, और ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों कंपनियां अपने लाभ के अधिकतम करना चाहती थी। उन्होंने सभी प्रकार की प्रतिस्पर्धा को कम कर एक अधिकार प्राप्त करना चाहा। अब आप समझ रहे हैं। अब आप जो मैंने अभी आपको बोला है, यानी कि वो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब पढ़ा चुका हूं, इसे समझाने के लिए कुछ नहीं है। पढ़ा अगर आपको समझ नहीं आ रहा है जो मैं भी बोल रहा हूं, तो आप लेक्चर नंबर 1 से देखना प्रारंभ करेंगे, पूरी आइडियोलॉजी समझते हुए आएंगे। और फिर मैंने आपको बताया था किस प्रकार से मुगल जो सत्ता है उसका पतन होता है, और जो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है, और वो जो क्षेत्रीय शक्ति है वो अपने हितों की पूर्ति करती है, और जो ये अंग्रेज जो है यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनी आती है उनकी सुरक्षा ये किसका है। अब आप अगर आपने पहले लेक्चर से देखा तो आप समझ जाएंगे ये निश्चित ही किसका मत रहा होगा, ये साम्राज्यवादी इतिहासकार है उनका मत है ऐसा, समझ गए आप। राष्ट्रवादी ऐसा नहीं मानते, वो ये मानते हैं कि बल्कि ये तो क्या है कि ऑलरेडी इनके ये प्लान के साथ आए थे कि हमें करना क्या है। यहाँ मुगल सत्ता जो कमजोर होती है, अगर नहीं भी होती तो ये तब भी कुछ ना कुछ करते, ऐसा नहीं है ये नहीं करते, इनकी मानसिक स्थिति ही खराब है, ये करना ही ये चाहते हैं। इनकी जो मंशा जो है वो साम्राज्यवादी है। इससे जो क्षेत्रीय ताकतें हैं वो कमजोर, या ये ठीक है, रीजन है, एक कारण रहा होगा, लेकिन यही एकमात्र कारण है, ये गलत है। यही एकमात्र कारण है कि वो ऐसा करने लगे तो फिर हमने अपनी सत्ता इकट्ठी कर ली, नहीं नहीं, ये गलत तरीका है, ये गलत है, समझ गए ना आप। हाँ, ये नहीं है कि अगर कोई व्यापारी है और सरकार उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रही तो वो अपनी एक सेना बना लेगा क्या, यहाँ पे नहीं बनाएगा। तो इसी तरीका से ये भी जो बोल रहे हैं, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 से सुना है तो ये सारी लाइन आपको एग्जैक्ट समझ में आनी प्रारंभ हो जाएगी कि वो कहना क्या चाह रहा है, कौन से थॉट से ये आया है, समझ गए आप इस तरीका से। अब जैसे कि मैंने आपको बोला है कि जो आपने फ्रांसीसी दोनों कंपनी, जो इनकी ब्रिटिश और फ्रांसीसी जो कंपनी है वो अधिकतम लाभ कमाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो है प्रतिस्पर्धा थी, और प्रतिस्पर्धा को एकाधिकार के रूप में वो स्थापित करना चाहते थे। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि इंटरफेरेंस हो उनके बीच में, उनके ऊपर दबाव बनाया जाए। जैसे कि आप चाहते हैं कि अगर आपको ट्रेड डेवलप करना है तो जो गुंडे बदमाश होते हैं उनको शहर से दूर भगाना पड़ेगा, जो योगी जी ने आपने देखा यूपी में किया, कि यूपी जो है वो बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था। बीमारू राज्य आप जानते होंगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं तो बहुत ज्यादा ट्रेड था, नहीं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आता था, लेकिन योगी जी ने आकर के लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसे बेहतर बनाने का प्रयास किया। उसके बाद आप देखेंगे कि यूपी में भी जो है वो निवेश के जो द्वार है वो खुल जाते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी देखेंगे कि अगर बाहर के जो लोग हैं वो हस्तक्षेप करते हैं, जैसे कि आप मराठे हैं, वो छाप मार करते थे, वो लूट लेते थे, और भी ऐसे बहुत सारे लोग थे, तो उनसे जो सुरक्षा है वो जरूरी है, नहीं तो फिर ट्रेड जो है फल फूलेगा नहीं। तो ये है बैलेंस आपको बना करके चलना, ये नहीं मानना कि अंग्रेज बिल्कुल गलत है, वो जो कारण दे रहे हैं वो सही है, लेकिन एकमात्र ये कारण की वजह से ऐसा हो ये सही नहीं है, समझ गए आप। और की टर्म में आपको जो लिखना वो मैंने आपको बता दिया। तो दो लाइन आपको लिखनी है, लगभग 12-13 शब्द में ये जो भी मैंने आपको बोला है सब लिख जाएगा। अब आप समझ गए, ऐसे आपको करके चलना। अब आप लिखेंगे कर्नाटक युद्ध, ठीक है, लिखेंगे कर्नाटक युद्ध। अब ये जो सर्वोच्चता है, यानी कि जो फ्रांसीसी हैं और अंग्रेज, ये दोनों क्या है, अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास करेंगे। जब ये अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, आपस में युद्ध होगा, लड़ाई होंगी आपस में। और वो जो लड़ाई होंगी वो कैसी होंगी, क्या भारत में वो इनडायरेक्ट लड़ेंगे, नहीं, वो जो भारत में लड़ रहे हैं ना, वो लड़ाई यहाँ की नहीं है, वो यूरोप में जो उनके बीच हो रहा है उसका जो है प्रतिफल आपको यहाँ पे दिख रहा है। और यही जो कर्नाटक युद्ध में आपको बताऊंगा, तो आप डालेंगे कर्नाटक युद्ध, पहले डालेंगे आप कर्नाटक युद्ध, ठीक है, और इसमें आप लिखेंगे
मैं आपको बोलता हुआ चल रहा हूं, सारी बातें समझ लेंगे, जल्दीबाजी नहीं करनी। कुछ बच्चे आते हैं समझते हैं नहीं और कमेंट करते हैं कि सर थोड़ा जल्दी से पढ़ाओ सर, ऐसा कैसे हो पाएगा। आप सिर्फ सपोर्ट करें, ये मेरे ऊपर छोड़ दें, चाहे मुझे 4 या 5 लेक्चर बनाने होंगे करके लेकर आएंगे, लेकिन सपोर्ट करें आप। अगर सपोर्ट करते हैं, मुझे मिलता है इससे इनिशिएटिव, तो देखो मैं कुछ और तो ले नहीं रहा हूं, आप भी जानते हैं इस बात को। मुझे चाहिए आपके क्या कि लोगों को जरूरत है, लोगों को जरूरत है। इसका कैसा पता चलेगा कि यार व्यू आ रहे हैं, अगर व्यूज आ रहे हैं तो समझ रहे हैं कि हाँ लोगों को जरूरत है। और वो जरूरत जब मुझे लगने लगेगी ना, आप दिखा रहे हैं, उस दिन आप देखेंगे कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 वीडियो आनी प्रारंभ हो जाएंगे। तो जरूरत पैदा करो, जरूरत पैदा अगर आप करते हो तो मैं करके दिखाऊंगा। मैंने आपसे जो बोल दिया ना, मैं अपने वायदे को पूरा करूंगा, लेकिन आप जो है ना वो अपने वायदे को और अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो कि मैंने आपसे भी कुछ याद करेंगे, आप जो हमारा फीचर वीडियो पड़ी हुई है इसी चैनल पर, हमने कही कि मेरी ड्यूटी तो आपकी भी कुछ ड्यूटी है, वो आप जरूर करेंगे। चैनल को सपोर्ट करेंगे, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, उन तक पहुंचाएंगे, उनसे कहेंगे भाई इसे देखो, आज समझ में नहीं आ रहा है किसी कारण, बस मैं फिर भी कह रहा हूं आपसे कि कब समझ नहीं आ रहा है तो आप देखते हुए चलें, देखते हुए चलेंगे तो आपको समझ आना प्रारंभ हो जाएगा। मेरी तरीका से लेक्चर नंबर 1 से यहां तक देखें, समझ में नहीं आया तो छोड़ के चले जाना, फिर तो कोई कारण ही नहीं है, ठीक है। फिर जहां समझ में आए वहां पर देखना। कर्नाटक युद्ध डालेंगे और इसमें लिखना प्रारंभ करेंगे। ए पॉइंट डाल करके 1 2 3 इस तरीका से लिख लेंगे, लिखेंगे इसमें भारतीय इतिहास में कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत, भारतीय इतिहास में कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत 3 युद्ध लड़े गए, 3 युद्ध लड़े गए। ये युद्ध 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ये युद्ध 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए, ठीक है। अगर आपको की टर्म की बात करें तो इसमें पूरे में क्या लिखेंगे, यानी कि कर्नाटक 3 युद्ध, अंग्रेज प्लस फ्रांसीसी, बस खत्म हो गया। इसी तरीका से आपको की टर्म में लिखना, मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं की टर्म में लिखते कैसे हैं, ताकि आप पूरी लाइन प्रोड्यूस कर पाएंगे, समझ गए। हाँ, लड़े गए ये युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के प्रतिद्वंदिता के परिणाम स्वरूप हुए। और प्रतिद्वंदिता जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने की जो लड़ाई है वो चल रही है, प्रतिद्वंदिता के परिणाम स्वरूप लड़े गए तथा उनकी यूरोपीय में भी जो प्रतिस्पर्धा थी ये उससे भी संबंधित थे, जो उनकी यूरोप में प्रतिस्पर्धा थी उससे भी ये संबंधित थे। लिखेंगे ये युद्ध 18वीं शताब्दी के, इसी में लिखना है, लाइन चेंज कर नहीं करना, आप लिखें पुनर्ग्राम करके लिखना शुरू करना है। ये युद्ध 18वीं शताब्दी के आंग्ल फ्रांसीसी युद्धों का ही एक भाग थे। ये युद्ध 18वीं शताब्दी के आंग्ल फ्रांसीसी युद्धों के ही भाग थे, यानी कि जो यूरोप में लड़े जा रहे थे वही यहां पर उनका परिणाम आपको दिखेगा। इनको कर्नाटक युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भारत के कर्नाटक प्रदेश में लड़े गए थे। और ये 3 जो युद्ध है कैसे कैसे लड़े गए आप देखेंगे। पहला लिखेंगे आप, पहला जो युद्ध है यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये कब से कब लड़ा गया, 1740 से 1748 ईस्वी, समझ रहे हैं ना आप। ये युद्ध कब से कब लड़ा गया, जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब से कब लड़ा गया, 1740 से 1748 लिखेंगे। दूसरा द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया, 1749 से यानी कि 1749, 1749 से 1754 तक यानी कि 1754, 1749 से 1754। लिखेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है। तृतीय कर्नाटक युद्ध लिखेंगे 1756 से 1763 तक, कब से, 1763 तक, ठीक है। ये 3 युद्ध आपको ये लड़े गए हैं। अब आप पहला डालेंगे यानी कि प्रथम युद्ध। देखो पहली बात तो ये है कि इनका आपको प्रीलिम्स के अंदर वो आपको क्रम से लगाने के लिए बोलता है कि भाई ये आपको दे देगा 3-4 युद्ध दे देगा, कोई भी है ना, और भी बहुत सारे युद्ध हैं तो उनमें से देगा और आपको सन के अकॉर्डिंग उनको लगाने के लिए बोलेगा। इस तरीके के जो प्रश्न प्रीलिम्स में आते हैं और वाकई आपको नॉलेज होनी चाहिए। छोटे मोटे जो एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, क्योंकि जो लोग यूपीएससी दे रहे हैं वो दूसरे एग्जाम भी देते हैं तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे सिलेबस का भाग है, तो इसलिए मुझे कराने भी है, ठीक है। अब पहला वाला आप डालेंगे प्रथम युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये वाला डालेंगे आप, ये वाला हेडिंग आप डालेंगे और इसमें ही लिखना प्रारंभ करेंगे।
लिखेंगे आप। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच लड़ा गया। यह युद्ध ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से प्रभावित था, जो 1740 से ही चल रहा था। यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के प्रबल विरोधी थे। यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के प्रबल विरोधी थे। अतः भारत में भी इस विरोध का असर पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं के मध्य 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। समझ गए आप? दूसरा पॉइंट डाल के इसी में लिखेंगे ABC, यानी कि फर्स्ट पॉइंट आपने लिख लिया पहले वाले में, सेकंड पॉइंट लिखेंगे। तत्कालीन पांडिचेरी के गवर्नर जो थे डुप्ले ने युद्ध में भाग नहीं लिया। उसने प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज अधिकारियों से बात की, पर कोई समाधान न निकाल सका। अंग्रेज अधिकारी बर्नेट, कौन है? बर्नेट। अंग्रेज अधिकारी बर्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लेने के उपरांत बाद डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर ला बोर्दन, नाम क्या है? ला बोर्दन न है ये, न, ठीक है। ला बोर्दन के सहयोग से मद्रास को घेर लिया और 21 सितंबर 1746 को मद्रास ने आत्मसमर्पण कर दिया। क्योंकि ये ब्रिटेन की कॉलोनी थी। मद्रास ने आत्मसमर्पण कर दिया, परंतु डुप्ले ने अपने लक्ष्य फोर्ट सेंट डेविड फोर्ट सेंट डेविड, ठीक है, ये किला था, हाँ, को जीतने में असफल रहा। यानी कि वो इसे जीत नहीं पाया। वो इसका लक्ष्य था लेकिन वो इसे जीत नहीं पाया। इस किले को याद रखना, ठीक है। कौन सा नाम है? फोर्ट सेंट डेविड, है ना? हाँ, इसे याद रखना है, ठीक है। हाँ, तीसरा पॉइंट लिखेंगे और ये नाम याद रखना, बर्नेट है और उसने एक अपना जो दूसरा है उसका सहयोग लिया, लाबोर्दन, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना है आपको, ठीक है। लिखेंगे कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट टोमे ऐसा लिखेंगे, ठीक है। हाँ, सेंट टोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट टोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। यह फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, यह फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब, हाँ, अनवरुद्दीन के मध्य लड़ा गया। अनवरुद्दीन, हाँ, अनवरुद्दीन जानते हैं, ये ऐसा लिखना, ठीक है। अनवरुद्दीन के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार का युद्ध, जो ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार का युद्ध जो 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था,
और प्रत्यक्ष रूप से प्रथम कर्नाटक युद्ध के लिए उत्तरदायी था, और अप्रत्यक्ष रूप से प्रथम कर्नाटक युद्ध के लिए उत्तरदायी था। 1748 में एक्सला सापेल की संधि, कौन सी संधि? एक्सला सापेल, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। एक्सला सापेल की संधि, शापेल भी लिखते हैं इसे, शापल भी लिखते हैं, एक्सला सापेल या सापल ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है, की संधि से खत्म हुआ या संपन्न हुआ। इस संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हुआ और संधि में निश्चित की गई शर्तों के अनुसार फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस दे दिया। फ्रांसीसियों ने मद्रास जो है अंग्रेजों को वापस दे दिया। नेक्स्ट लिखेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध। दूसरा क्या था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। यह है 1749 से 1754, ठीक है जी, 1754 लिखेंगे। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 के बीच लड़ा गया। कर्नाटक के दूसरे युद्ध का कारण हैदराबाद और कर्नाटक के सिंहासनों के लिए उत्तराधिकारियों के मध्य विवाद था, ठीक है। कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकारियों के जो बीच उत्तराधिकार को लेकर के जो विवाद था, यही जो है इसका कारण बना द्वितीय कर्नाटक युद्ध का। याद रखना, क्योंकि वो दे करके कर्नाटक युद्ध और आगे उसका कारण दे सकता है, ठीक है, और फिर कह देगा ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, इस तरीके से आप याद रखना है, या फैक्ट याद रखना है, ठीक है। लिखेंगे आसफ जहां जिसने दक्कन में हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना की थी। आसफ जहां ऐसे लिखेंगे, आसफ जहां जिसने दक्कन में हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना की थी, की मृत्यु के पश्चात नासिर जंग उसका उत्तराधिकारी बना। उसके भतीजे मुजफ्फर जंग ने, यानी कि जो मृत्यु हो गई उसके पश्चात उसका जो नासिर जंग है उसका उत्तराधिकारी बना, लेकिन उसके जो भतीजा था उसका नाम था मुजफ्फर जंग ने इस दावे को चुनौती दी, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आप प्रीवियस लेक्चर सुनते हुए आ रहे हैं, कि क्योंकि मुगल राज्य में सत्ता के लिए हस्तांतरण का कोई भी एक सीधा रूल नहीं था कि सत्ता किसको जाएगी, इसीलिए जब भी कोई शासक की मृत्यु होती थी तो उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता था। और ये इस साम्राज्य के अगर पतन का एक महत्वपूर्ण कारण में से आप पूछे तो ये कारण भी है, ठीक है। हाँ, क्योंकि उत्तराधिकार के लिए युद्ध जो है उससे ये राज्य कमजोर होता हुआ चला गया, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, जो कुलीन होते थे बाद में जब कमजोर हो जाते थे तो उन्हें हटा भी देते थे, मार देते थे, हत्या कर देते थे उनकी, समझ गए, जो राजा, हाँ, जो सुल्तान होते थे, जो राजा बनते थे उनकी, ठीक है। हाँ, तो मुजफ्फर जंग ने क्या किया, उसे चुनौती दी और दोनों के बीच में क्या होता है, युद्ध होना शुरू होता है। तो जो निजाम है, ठीक है, मुजफ्फर जंग, हाँ, चुनौती दी। और दूसरी ओर कर्नाटक के नवाब जो थे उनका नाम था अनवरुद्दीन, अभी मैंने बताया है, अनवरुद्दीन और उसके बहनोई चंदा साहब, जो उसका बहनोई है वो है चंदा साहब, उसके मध्य विवाद हो जाता है, यानी कि अनवरुद्दीन और उसका जो बहनोई है चंदा साहब, उसके बीच में विवाद होता है। कहां पर? कर्नाटक को लेकर के। अब क्या होता है कि जो डुप्ले है वो मुजफ्फर जंग को हैदराबाद के निजाम और चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बनाने के लिए अपनी सेनाओं द्वारा उनका समर्थन करने प्रारंभ कर देता है। यानी कि जो डुप्ले है वो चाहता है कि मुजफ्फर जंग तो हैदराबाद का नवाब बन जाए और चंदा साहब यानी कि जो बहनोई है उसका, किसका, अनवरुद्दीन का, वो कहां, कर्नाटक का, क्योंकि हम अपनी जो कठपुतली है वो हम गद्दी पर बैठा देते हैं। अगर उनकी कठपुतली हो जाएगी गद्दी पर तो फिर उनकी ही जो है कुछ तो चलने लगेगी, बस ये है उसका कारण। लेकिन अंग्रेज इसका क्या कर देते हैं, विरोध करते हैं, ठीक है। और
जो है अंग्रेज इसका जो है विरोध करते हैं और अपनी सेनाओं का जो है समर्थन देने का आश्वासन करते हैं। अंग्रेजों ने नासिर जंग और अनवरुद्दीन को क्रमशः, अब आगे बात समझ में आपको कि जो इसका विरोध कर रहे हैं फ्रांसीसी, लेकिन उसका सपोर्ट कौन कर रहे हैं? अंग्रेज। तो आपस में लड़ा रहे हैं, फूट डालो और शासन करो की नीति है। अब आगे जब ये कमजोर हो जाएंगे तो देखना इसे किस तरीका से वो कैप्चर कर लेंगे फिर बाद में, ठीक है। अब क्या होता है कि मुजफ्फर जंग, आप लिख भी लें, चलो, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसी सेनाओं ने, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब, ये कौन कर रहा है इसे सपोर्ट? फ्रांसीसी सेना, ठीक है। मुजफ्फर जंग और चंदा साहब को कौन सपोर्ट कर रहा है? फ्रांसीसी सेना। इसने 1749 ईस्वी में, यानी कि फ्रांसीसी सेनाओं ने 1749 ईस्वी में वेल्लोर के समीप एक जगह है अंबूर, ठीक है ना, हाँ अंबूर, अंबूर नामक एक स्थान पर अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला। किसने? फ्रांसीसी सेना, जो कि सपोर्ट कर रही है मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब को। उन्होंने 1749 ईस्वी में वेल्लोर जो है उसके निकट एक जगह है अंबूर, वहां पर अनवरुद्दीन को जो है पराजित करा, फिर उसकी हत्या कर दी। इसी से 1750 ईस्वी में नासिर जंग भी संघर्ष में मारा गया। जो नासिर जंग है वो संघर्ष में मारा गया और इस प्रकार मुजफ्फर जंग ने डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण में भाग में, जो डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग में मुराल प्रदेश, कौन सा प्रदेश? मुराल प्रदेश को जो है इसी के लिए गिफ्ट किया कि ठीक है आपने हमारा साथ दिया, हम आपको ये जो है गिफ्ट करते हैं, ठीक है, को जो है गिफ्ट कर दिया, या वहां का जो है वो गवर्नर उसे नियुक्त कर दिया एक तरीका से, भाई ठीक है ये आपका है, आप इसके गवर्नर हैं, इस तरीका से आप देखेंगे। लेकिन 1751 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में, 1751 ईस्वी में, 1751 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में अर्काट बोलते हैं, अर्काट, ठीक है, हाँ, अर्काट पर घेरा डाल दिया। 1751 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में अर्काट पर घेरा डाल देती है ब्रिटिश की जो सेना है, और क्लाइव को इससे मिली सफलता ही उसका प्रथम कूटनीतिक विजय मानी जाती है। यानी कि वो जो है इन्हें हरा देते हैं और इस प्रकार से ये जो है ब्रिटिश जीत जाते हैं और ये उनका जो है पहली कूटनीतिक विजय जो है मानी जाती है। डुप्ले को फ्रांसीसी क्षति के साथ ही व्यक्तिगत रूप से भी अपूर्ण क्षति होती है। यानी कि जो डुप्ले है वो ये मानता था कि वो एक अच्छा एक कूटनीतिज्ञ है, लेकिन जो आपका क्लाइव है उसने इसकी जो कूटनीति है उसको क्या कर दिया? असफल कर दिया। इसलिए इसको जो है आर्थिक हानि तो हुई लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी उसको अपूर्ण जो है क्षति होती है, जो कभी पूरी नहीं की जा सकती। डुप्ले को इस असफलता के बाद फ्रांस वापस बुला लिया गया था। उन्हें लगा था कि ये किसी काम का नहीं है, इसे वापस बुला लेते हैं, एक ही असफलता से उसे वापस बुला लेते हैं। लेकिन 1754 ईस्वी में लिखेंगे आप, 1754 ईस्वी में, हाँ, गोहेडू, हाँ ऐसे लिखेंगे। ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो भी है, थर्ड है। समझो, गोहेडू ऐसे लिखना है, ठीक है, हाँ, गोहेडू को भारत के फ्रांसीसी प्रदेश का गवर्नर जनरल बनाकर डुप्ले का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। ठीक है, ये क्रम से याद भी रखना है। 1754 में जो फ्रांसीसी गवर्नर कौन बनकर आया था जिसने डुप्ले को रिप्लेस किया था, वो था गोहेडू। ठीक है, और भारत आकर गोहेडू ने इंग्लैंड कंपनी के साथ संधि का प्रयास किया और इसके फलस्वरूप जनवरी 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि हुई। याद रखना, 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि हुई और इस संधि के द्वारा दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हो गए। अब आप समझ रहे हैं, युद्ध विराम इसलिए होता है क्योंकि अंग्रेजों को तो विन विन सिचुएशन थी, वो तो जीत ही गए थे, लेकिन क्योंकि मैं जैसे आपको बता चुका हूं कि युद्ध में जो जीतता है वो भी हारता है, जो हारता है वो तो बिल्कुल हारता है। समझ गए आप, जीतने वाला भी पूर्णतः नहीं जीतता, इसीलिए जो जीतता है वो भी संधि के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि वो फिर दोबारा से शक्ति को अर्जित करना चाहता है, फिर दोबारा से शक्ति अर्जित करेगा और फिर उस पर धावा बोल देगा जो लड़ा है, जिसमें संधि की है, क्योंकि अगर उसके पास में इतने संसाधन होते तो वो पूरा जीत लेता ना। और दूसरा एक और कारण होता है, वो होता है जो आम जनता होती है उसके अंदर परसेप्शन। समझ गए ना आप, कि अगर ऐसा लगे कि यार ये तो अब क्या है, उग्र हो गए, इनकी गलती ज्यादा है, तो जनता भी उनके विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। तो ऐसा लगना नहीं चाहिए, कर तो आप रहे हैं लेकिन करेंगे धीरे धीरे। तो दो जो रीजन मैंने आपको बताए हैं, जीतने वाले को भी क्षति होती है, इसलिए वो भी चाहता है कि संधि कर लें, लेकिन संधि जो है वो परमानेंट नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, लगातार 3 संधि हुई और तीनों युद्ध होते रहे हैं। समझ गए आप, तो कारण यही है। आगे लिखेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध।
आगे लिखेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, लिखना कर्नाटक के दूसरे युद्ध 1749 से 1754 के ठीक 2 साल बाद, ठीक 2 साल बाद कर्नाटक का तृतीय युद्ध आरंभ हो गया। यह युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक चला। इस समय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध भी यही टाइम पीरियड है, सप्तवर्षीय युद्ध का 56 से 63। तो यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध भी आरंभ हो गया था और इस बार लड़ाई कर्नाटक की सीमा लांघकर बंगाल तक फैल गई थी। बंगाल का जो क्षेत्र है वहां तक भी ये लड़ाई फैल गई थी। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें 1757 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने 1757 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने काउंट लिली ये भी गवर्नर है, काउंट लाली भी बोलते हैं, काउंट लिली भी बोलते हैं, कोई भी आप उच्चारण कर सकते हैं इसका। हाँ, युद्ध में हाँ फ्रांसीसी सरकार ने काउंट लाली या काउंट लिली को इस संघर्ष से निपटने के लिए भारत भेजा था और युद्ध का वास्तविक आरंभ 1758 ईस्वी में होता है। वास्तव में युद्ध का जो वास्तविक आरंभ है वो 1758 ईस्वी में होता है और लाली ने 1758 ईस्वी में फोर्ट सेंट डेविड को अपने अधिकार में ले लिया। लाली ने 1758 ईस्वी में फोर्ट सेंट डेविड, याद रखना ये वही है जो कौन नहीं कर पाया था, डुप्ले नहीं कर पाया था, वो इसने कर दिया लाली ने। ठीक है, लेकिन ये कुछ ही समय के लिए था। लिखेंगे लाली ने बुशी को हैदराबाद से बुलाया। बुशी इसका सहयोगी है। बुशी को हैदराबाद से बुलाया ताकि वह इस युद्ध में अपनी स्थिति को मजबूत बना सके। परंतु 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित कर दिया। कौन से युद्ध में? वांडीवास के युद्ध में हाँ फ्रांसीसियों को बुरी तरीका से पराजित कर दिया और इस युद्ध की समाप्ति 1763 ईस्वी में। ठीक है, वांडीवास के युद्ध में पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है, 1763 ईस्वी में इस युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि के साथ समाप्त होती है। पेरिस की संधि के साथ समाप्त होती है। पेरिस की संधि के साथ समाप्त होती है। ठीक है, समझ गए आप? हाँ, अब लिखेंगे आप नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे। और इसमें है अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसी की पराजय क्यों हुई या उसके क्या कारण थे। लिखेंगे अंग्रेजों के विरुद्ध कि पराजय के कारण ठीक है, और आप इसमें लिखेंगे अब आप इसमें लिखेंगे 1 2 3 करके लिखना। आप पहला पॉइंट क्या है लिखेंगे फ्रांसीसी अत्यधिक महत्वाकांक्षी थे। ये यूरोप में महाद्वीपीय विस्तार में संलग्न थे, यानी कि यूरोप में भी क्या चाहते थे, ये यूरोप में भी अपना विस्तार चाहते थे और अपनी प्राकृतिक सीमा को
और अपनी प्राकृतिक सीमा को, मैं इसे वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा, इसीलिए क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पूरा कराऊंगा तो वो विषयांतर होता हुआ चलेगा, तो इसलिए लंबा हो जाएगा लेक्चर, इसलिए क्योंकि इसकी अपनी एक सीमा है। इसी कारण से मैं क्या करा रहा हूं, आपको अभी ज्यादा विस्तार से ना करा करके ये सीधा सीधा मैं करा रहा हूं, पेपर ओरिएंटेड, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड करा रहा हूं। आप उसी नजरिए से देखेंगे। ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीका से जो फ्रांस है वो अपनी बाउंड्री फैला रहा था, और वो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, वहीं पे करेंगे हम, ठीक है। हाँ, तो अपनी प्राकृतिक सीमा को इटली, बेल्जियम और जर्मनी तक बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, और ये भारत के प्रति इतने गंभीर नहीं थे, समझ गए। यानी कि यूरोप में ही विस्तार चाहते थे, यानी कि आप भारत को जीतो, हम आपको जीत लेंगे, समझ गए ना आप। हाँ, उस टाइप की मानसिकता थी। लिखेंगे आगे। दूसरा क्या है कारण इनका हारने का, दोनों कंपनियों में गठन और संरक्षण की दृष्टि से काफी अंतर है। गठन यानी कि किस तरीका की उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, यानी कि जो पदानुक्रम है वो किस तरीका से है, कंपनियों के गठन, और संरक्षण यानी कि उससे सरकार का संरक्षण था, इन्हें नहीं था, समझ गए, अंतर है। फ्रांसीसी कंपनी जहां पूर्ण रूप से राज्य पर निर्भर थी, वहीं ब्रिटिश कंपनी व्यक्तिगत स्तर पर कार्य कर रही थी, यानी कि राज्य का संरक्षण उसे भी था, लेकिन फिर भी वो क्या है, अपनी चालाकी से क्या है कि कार्य यानी कि लाभ का सौदा कर रही थी। भारत में जो है जिस तरीका से उन्होंने करा वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आप उसे देख लेंगे, ठीक है। हाँ, तीसरा पॉइंट लिखेंगे। लिखेंगे फ्रांसीसी नौसेना अंग्रेजी नौसेना की तुलना में काफी कमजोर थी, यानी कि फ्रांसीसी सेना, वो नौसेना अंग्रेजी नौसेना के मुकाबले कमजोर थी। चौथा पॉइंट लिखेंगे, भारत में बंगाल पर अधिकार कर ब्रिटिश कंपनी ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर लिया था। भारत में, हाँ, बंगाल पर अधिकार कर ब्रिटिश कंपनी ने अपने को आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर लिया था। आप जानते हैं, मैंने जैसा आपको पीछे बता दिया है, ठीक है, आप उसे देख लेंगे। वहां की जमींदारी उन्हें प्राप्त हुई थी, ठीक है, प्राप्त कर लिया था 10,000 कुछ पर दे करके, है ना। उन्होंने जो है यहां से क्या कर लिया था, फ्री ट्रेड और कुछ और भी, जैसे कि सूरत में 3,000 रुपए दे करके, हाँ, कर लिया था। नेक्स्ट लिखेंगे फिफ्थ क्या कारण है। दूसरी ओर फ्रांसीसियों को पांडिचेरी से उतना लाभ कभी नहीं हुआ जितना अंग्रेजों को बंगाल से हुआ। बंगाल में ब्रिटिश गतिविधियां, जैसे कि आप ब्लैक होल की घटना, आगे लिखेंगे। क्या थी ब्लैक होल? ब्लैक होल की घटना, इसके बारे में आपने सुना होगा कि, हाँ, इसके बारे में आपने सुना होगा कि किस तरीका से इनको जो सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, वो एक छोटी सी कोठरी में इनको जून के माह में क्या कर देता है, एक छोटी सी कोठरी में बहुत सारे जो अंग्रेज हैं उनको बंद कर देता है, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या की थी, गुस्ताखी की थी, समझ गए। जो मतलब आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया है कि इनको फारूक शाह ने क्या दिए थे, कुछ व्यापार करने के लिए पत्र दिए थे ना, वो ये निशुल्क व्यापार करते सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, वो जो निशुल्क पत्र इन पे थे, इनका ही ट्रेड करना प्रारंभ कर दिया। यानी कि जो प्राइवेट व्यापारी थे उनको ये बेचने लगे कि आप भी करो, हमें इतना पैसा दो और ये आपके पास है तो आप भी फ्री ट्रेड करोगे, इस तरीका के जो कार्य करने लगे। लेकिन सिराजुद्दौला ने इनसे मना किया, ये माने नहीं। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, ऐसा मानते हैं, ऐसा साम्राज्यवादी इतिहासकार मानते हैं कि ये घटना हुई है, लेकिन राष्ट्रवादी इतिहासकार ऐसा नहीं भी मानते हैं कि नहीं, ये सब क्या है, मनगढ़ंत कहानी है, ताकि जो है उसको गलत ठहराया जा सके और युद्ध को जो है सही ठहराया जा सके। जैसा कि आपको पता है कि इसके बाद में किस तरीका से उसके साथ जो सिराजुद्दौला उसके साथ धोखा किया जाएगा, और ये जो धोखा है इसी को देने के लिए ब्लैक होल जैसी घटना को आप उसको बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ऐसा मानते हैं राष्ट्रवादी इतिहासकार, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे आप इसका पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, ABC डाल लेना, या 1 2 3 डाल के लिखेंगे इसे। लिखेंगे सप्तवर्षीय युद्ध की प्रत्याशा में, लिखेंगे सप्तवर्षीय युद्ध की प्रत्याशा में अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी फैक्ट्री को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया था।
जिसका बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने विरोध किया। दूसरा लिखेंगे शिकायतें जो नवाब को मिल रही थी, शिकायतें जो नवाब को मिल रही थी, जैसे कि ब्रिटिश सरकार के कर्मचारियों द्वारा जनता का उत्पीड़न। ठीक है, यह भी एक कारण था कि जो ब्रिटिश के कर्मचारी थे, ब्रिटिश सरकार के, वो क्या कर रहे थे, यहां पे लोगों का क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। तीसरा लिखेंगे कुछ व्यापारी, लिखेंगे कुछ व्यवसायी जिन्हें सिराजुद्दौला उनके दुर्व्यवहार के कारण अपनी, कुछ व्यवसायी जिन्होंने सिराजुद्दौला और उनके सिराजुद्दौला से उनके दुर्व्यवहार के कारण अपनी हिरासत लेना चाहता था, उन्होंने अंग्रेजों को शरण दे रखी थी। यानी कि क्या थे कि अंग्रेज जो थे उन्होंने अपने यहाँ पे ऐसे लोगों को शरण दे रखी थी जो यहाँ के जो व्यवसायी थे उनके साथ में बदतमीजी करते थे, उनके साथ में अन्याय करते थे, और ये जो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि फ्री ट्रेड के जो पत्र हैं इनको बेचते थे, ये कार्य करते थे। लेकिन वो अंग्रेज उन्हें क्या दे रहे थे, संरक्षण दे रहे थे। इसी से क्या है, दुखी होकर के या फिर नाराज होकर के सिराजुद्दौला ने उनको पकड़ लिया था। और सिराजुद्दौला ने, लिखेंगे चलो इसमें डी पॉइंट की करके लिख लेंगे आप, लिखेंगे सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को उनकी फैक्ट्री बंद करने के लिए और कलकत्ता एवं कासिम बाजार में अपनी अधिकृत क्षेत्र को खाली करने के आदेश दिए। यानी कि उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी बदतमीजी बहुत हुई, अब आप क्या करो कि जल्दी से यहां से निकलो, ठीक है, बहुत हो गया आपका बदतमीजी, आप ये फैक्ट्री बंद करो और जो कासिम बाजार और कलकत्ता है यहां से भी अपना इसे खाली करो। लेकिन उन्होंने आदेश माना ही नहीं, आदेश को ध्यान ही नहीं दिया। इसके परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला जो है अपनी सेना के साथ वहां पहुंचता है और उनको चारों ओर से घेर लेता है, और जो उनका जो पूरा किला, क्योंकि किला बना करके रहते थे, बाउंड्री, उसको तोड़ देते हैं। और उसके बाद में ये घटना होती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो 146 अंग्रेजों को, कैसा माना जाता है, 146, कितने, अब ये आंकड़ा सही नहीं है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये बैलेंस करने के लिए ऐसा बोलते हैं जो कौन से इतिहासकार हैं, साम्राज्यवादी इतिहासकार। अब आप अच्छे से समझ रहे हैं क्योंकि आपको मैच्योरिटी का लेवल बहुत हाई हो चुका है। अगर आप लेक्चर नंबर 1 से देख करके यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं पढ़ा रहा है और नहीं पढ़ा सकता। कारण ये है कि ये जो लेक्चर है ना, देखो आपको नॉलेज एक लेक्चर में ज्यादा मिल सकती है, लेकिन जिस तरीका से कहते हैं ना कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस, यानी कि जो स्लो चलेगा, सतत चलेगा, वो रेस जीत जाएगा। मैं इसी सिद्धांत पर कार्य करने वाला हूं। हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे, जल्दी करेंगे लेकिन जल्दीबाजी नहीं करेंगे। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, कछुआ और खरगोश की रेस है। अब हम खरगोश की तरह नहीं, हम कछुआ की तरह चल रहे हैं। जो खरगोश की तरह चल रहे हैं उनके रिजल्ट बार बार प्रीलिम्स से फिर प्रीलिम्स और प्रीलिम्स से फिर प्रीलिम्स जो है ये चल रहा है। आपका प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होगा। बस लगे रहें, इसको सपोर्ट करें, इस चैनल को जितना फैला सकें, अपने यार दोस्तों को ईमेल करें, उनसे कहें कि भाई इसे एक बार जरूर करें, इसे सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ठीक है। जितनी जल्दी आप मुझे सपोर्ट करेंगे ना, मैं उतना ही ज्यादा उत्साहित होकर के लेक्चर बनाऊंगा। 2-2, 3-3 लेक्चर भी लेकर के आऊंगा, और इससे बेहतरीन, इससे ज्यादा व्यवस्थित और सुगठित आपको मिल ही नहीं सकते लेक्चर। मैं बता रहा हूं, इस तरह का कोर्स यूट्यूब पे तो छोड़ो, पेड कोर्स भी आपको ऐप पे नहीं मिलेगा, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं। बस सपोर्ट करो आप, फिर देखो आप हमारे जलवे हम दिखाएंगे फिर आपको जलवे क्या है, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि 146 का जो है वो आंकड़ा बताते हैं, और ये जो आंकड़ा है वो कहते हैं कि भाई इतने सारे को छोटी सी कोठरी में बंद कर देता है। लिख लेना आप, लिखना, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है, इसका नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लेना। ऐसा माना जाता है कि बंगाल के नवाब ने 146 अंग्रेजों को, जिनमें स्त्रियां और बच्चे भी शामिल थे। देखो स्त्रियां और बच्चे, यानी कि अगर आपको क्या करना है, लोगों की सहानुभूति जीतनी है तो स्त्रियां और बच्चे जोड़ देना आप, बस यही अगर 2 जोड़ दिए ना आपने, समझो कि अब लोग आपकी ओर, आपका इमोशनल हो जाएगा। आपको ये आंकड़े मैंने इसीलिए आपको वो लेक्चर इसलिए कराए थे ताकि इन आंकड़ों को देख करके आप समझ सकें ये आंकड़े क्यों दिए जा रहे हैं। क्योंकि आने वाली जो लड़ाई है ना, जिसमें सिराजुद्दौला के साथ धोखा होगा, उसे सही ठहराया जा सके। समझ गए, ये गलत है, ये गलत है। पढ़ने में आपको देखो, क्योंकि इतिहास जो है वो तथ्यात्मक और क्या होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। ना तो यह तथ्य है ना तर्क है। ये सब क्या है, ये साम्राज्यवादी जो चिंतक है, इतिहासकार है, वो ये सब बकवास कर रहे हैं, ठीक है। एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यानी कि ई और एफ जो भी है। यह घटना 20 जून 1756 की है। 20 जून 1756 की रात को ऐसा होता है, और 23 जून को जब उनको खोला जाता है तो मात्र 23 लोग जो है
जीवित थे। कितने? 146 में से 23 लोग जीवित थे। कितना अन्याय हो गया, देखो अब कितना अन्याय। समझ रहे हैं ना आप? हाँ, अब आप समझ रहे होंगे, आप इनकी चक्कर में नहीं फंसेंगे आप। आगे लिखेंगे जी, लिखेंगे जीवित रहने वालों में एक का नाम बताया जाता है जिसका नाम है हॉलबेल। क्या नाम है उसका? हॉलबेल। ये वो व्यक्ति है जो जीवित, उनमें से 23 में से एक था ये वाला, ठीक है। हॉलबेल था जिसने इस घटना को बताया था। अब ये व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ, क्या एक व्यक्ति के आधार पर हम ये इतिहास में दे सकते हैं क्या? ठीक है, हाँ, तो ये इसीलिए संदिग्ध है। अब लिखेंगे, हाँ, अब लिखेंगे इस घटना का महत्व, लिखेंगे इस घटना का, लिखेंगे इस घटना का इतिहास में महत्व है कि अंग्रेजों ने इस घटना के आगे चलकर आक्रामक युद्ध का कारण बनाया। जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो ये युद्ध करेंगे, जो प्लासी का युद्ध ये करेंगे, जहां सिराजुद्दौला के साथ में धोखा होगा तो कहेंगे कि देखो गलती हमारी नहीं थी। 140 लोग तो उसने ही बंद करे थे, जबकि गलती की शुरुआत किसने की थी? इन गोरों ने की थी, नहीं? हाँ, इन्होंने ही की थी। जब उन्होंने बोला था, नवाब ने बोला था कि खाली करो, तुम यहां पे गलत कर रहे हो तो खाली कर देना चाहिए। और ये जो घटना बोले झूठी है, ये मैं फिर आपको बता दूं, ये जो घटना है अगर ऐसा हुआ होगा तो हो सकता है कि किसी और लोग ने ऐसा कर दिया हो, सिराजुद्दौला ने ऐसा नहीं करा होगा। लेकिन इन्होंने उसे सही ठहराने के लिए, मैं जब भी कहता हूं कि इतिहास जो है ना डिस्टॉर्टेड है, इतिहास पक्षपातपूर्ण लिखा गया है, समझ गए? उस बंदे के साथ में अन्याय होगा, सिराजुद्दौला के साथ में अन्याय हो गया, और इतिहास में आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं इसे। विवेक जागृत करो, ठीक है। लिखेंगे, हाँ, ये लिख लिया आपने पॉइंट। इतिहास की इस घटना का एक महत्व है जिससे इसी घटना को अंग्रेजों ने आगे जाकर आक्रामक युद्धों का कारण बनाया, ठीक है। लिखेंगे एक लेखक है ब्रिजेन गुप्ता। कौन है? ब्रिजेन गुप्ता, ठीक है। और अगर आप समझते हैं ना कि ये तो सर भारत के हैं, इसे नाम से लगता है कि ये भी तो कह रहे हैं कि हाँ हो सकती है ऐसी घटना हो, क्योंकि 1959 ईस्वी में, कब? 1959 ईस्वी में इन्होंने ऐसा अध्ययन किया था, और इसी पे ब्लैक होल घटना, जो ब्लैक होल ट्रेजेडी जिसे बोलते हैं, इस पे इन्होंने एक अध्ययन किया था, और उसमें इन्होंने माना था कि हाँ ब्लैक होल जैसी कोई घटना हुई थी, ब्लैक होल जैसी। अब नाम पे मत जाना आप, देखो अगर आप नाम पे जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे, क्योंकि इंडिया में जो है ना, शेक्सपियर तो पहले ही कह गए कि भाई नाम में कुछ नहीं रखा है ना। लेकिन नाम क्या है कि मैंने आपको दो विचारधारा तो अच्छे से पढ़ाई है, लेकिन तीसरी भी मैं आपको, जहां पे मैं मार्क्सवादी पढ़ा रहा था, वहीं मैं आपको कम्युनिस्ट विचारधारा भी मैंने थोड़ी बहुत आपको बताई है। लेकिन मैंने ज्यादा, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि जो भारत के अंदर ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, जो मार्क्सिस्ट विचारधारा है, इसका भारत में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक अलग टाइप की चुल है, इसके साथ में एक अलग टाइप की समस्या है। जहां भी ये है इन्हें बहुसंख्यक से प्रॉब्लम है। अब आगे समझ में, ये जहां भी है इन्हें बहुसंख्यक से प्रॉब्लम है, और ये मानते हैं कि 1959 में इन्होंने एक अध्ययन ऐसा किया और माना कि यहां पर जो है ब्लैक होल जैसी कोई घटना हुई थी, लेकिन 146 नहीं थे, और जो 64 थे, ठीक है, और 21 लोग जीवित बचे थे। 64 थे, यानी कि कही थी 146 नहीं थे लोग, कितने थे? 64 थे, जिनमें से 21 जीवित बचे थे, ऐसा ये मानते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, अब देखेंगे आप, अंग्रेजों ने, लिखेंगे अगला पॉइंट, अंग्रेजों ने या अंग्रेज नागरिकों पर हुए इस क्रूरता का बदला लेने के लिए, अब आगे आप समझिए, आप समझ रहे होंगे आप, अंग्रेज नागरिकों की इस हत्या, जो क्रूर पूर्वक हत्या जो की गई थी, ऐसा ब्लैक होल ट्रेजेडी एक क्रूरता पूर्वक कार्य है, इसी का बदला लेने के लिए अंग्रेज सरकार ने रॉबर्ट क्लाइव जो है, किसको? रॉबर्ट क्लाइव को जो है, ये देखो, एक मैं आपको और बता देता हूं कि जो रॉबर्ट क्लाइव है, इसको ये तब याद करेंगे जब इन पर क्या पड़ेगा? मुसीबत। क्योंकि ये व्यक्ति, मैं अगर ऐसा शब्द यूज कर रहा हूं, ये धूर्त है, क्योंकि ये धोखा करने में माहिर है। ये धोखा करने में क्या है? माहिर है। तो इसने आप देखोगे किस तरीका से जो है सिराजुद्दौला की जो सेना है उसी में फूट डाल दिया। तो जब अंग्रेज पराजित होना प्रारंभ होंगे, या उनका जो है लगेगा कि अब हम हार सकते हैं, तो तुरंत इसे बुला लेंगे, क्लाइव को। हाँ, रॉबर्ट
रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अब क्या है कि इनको रॉबर्ट क्लाइव को बुलाते हैं और रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वॉटसन, रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वॉटसन को बुलाते हैं और इन्होंने क्या करते हैं कि जो नवाब है उसी के जो है क्या करते हैं, उसकी सेना में ही फूट डाल देते हैं। अब होता क्या है, अब होता है प्लासी का युद्ध, सेना में फूट डाल देते हैं और फूट डालने के बाद में होता है क्या, प्लासी का युद्ध, समझ गए। प्लासी का युद्ध होता है और प्लासी के युद्ध में होता क्या है कि जो सिराजुद्दौला की जो सेना में है उन लोगों को ये क्या कर देता है, लालच देता है। और लालच क्या होती है, बुरी बला, हाँ लालच होती है, बुरी बला होती है। और कहता है कि हम तुम्हें नवाब बना देंगे, आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और उसके चक्कर में 3 जो लोग हैं वो आ जाते हैं। आप लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, कंपनी हर हाल में अपने व्यापारिक हितों को रक्षा करना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहती थी। दूसरा लिखेंगे, कंपनी 1717 ईस्वी में मिले दस्तक परिपत्र किससे मिला था, ये याद करो, फारुख शायर से। हाँ, फारुख शायर से जो 1717 में मिले दस्तक परिपत्र का प्रयोग करके अवैध व्यापार कर रही थी। और अवैध व्यापार क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो जो दस्तक पत्र था उसी का ट्रेड कर रहे थे, उसी को। और जो प्राइवेट व्यापारी थे उनको बेच रहे थे, फिर वो भी ट्रेड व्यापार। तो सरकार जो थी, वहां की जो नवाब था, उसे तो पैसा मिलेंगे ही नहीं। अगर पैसा नहीं मिलेंगे तो सरकार किससे चलेगा, समझ गए ना। राज्य के लिए तो क्या चाहिए, राजकोष चाहिए ना, पैसा धन चाहिए, और वो मिलेगा नहीं क्योंकि ये घपलाबाजी कर रहे हैं। हाँ, जिससे बंगाल के हितों को नुकसान हो रहा था। देखेंगे तीसरा पॉइंट, नवाब जान गया था कि कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं कर रही है, क्योंकि अलीवर्दी खां जो कि सिराजुद्दौला के नाना थे, उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ही सिराजुद्दौला को इसके प्रति आगाह किया था। यानी कि जो अलीवर्दी खां थे, उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ही कंपनी के प्रति आगाह किया था कि ये लोग धूर्त हैं, इनसे थोड़ा बच के रहना, संभल के रहना। इसीलिए जो है सिराजुद्दौला इनसे थोड़ा सा सतर्क था, समझ गए। अब लिखेंगे आगे पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखेंगे, 1756 ईस्वी में कंपनी 1756 ईस्वी की संधि नवाब, 1756 ईस्वी की संधि नवाब ने मजबूर होकर की थी, जिससे वह मुक्त होना चाहता था। कंपनी खुद ऐसा शासक चाहती थी जो उसके हितों की रक्षा करे। और इसी के लिए क्या होते हैं, वो 3 लोगों को पकड़ लेते हैं। कौन कौन है, एक तो है मीर जाफर, एक कौन है, अमीर चंद या अमीचंद भी बोलते हैं, अमीर चंद, और एक है जगत सेठ। ये 3 लोग हैं। इनको क्या बनाते हैं, वो इन तीनों लोगों को क्या करते हैं, लालच देते हैं, अपने हितों की पूर्ति के लिए षड्यंत्र रचते हैं इनको मिला करके, समझ गए। लिखेंगे मीर जाफर, अमीर चंद, अमीर ऐसा लिखेंगे, अमीर चंद, ठीक है, मीर जाफर, अमीर चंद और जगत सेठ से मिलकर एक षड्यंत्र रचते हैं। ओके फ्रेंड, तो यहां पर हमने जो है इसका एक रूपरेखा तैयार कर ली है। अब आगे हम जो है नेक्स्ट यूनिट में हम देखेंगे, आपको एक सेकंड में आपको बताता हूं। नेक्स्ट यूनिट हमारा जो होगा, नेक्स्ट यूनिट का नाम है भारत पर ब्रिटिश विजय और ब्रिटिश विस्तार। नेक्स्ट यूनिट है भारत पर ब्रिटिश विजय और ब्रिटिश विस्तार। इसमें मैं आपको विस्तार से ही बताऊंगा, ठीक है। ये यूनिट जो आएगी दूसरी यूनिट, इसमें हम विस्तार से जानेंगे सारा प्लासी का युद्ध, इसका महत्व और भी थोड़ा सा इसके पीछे जो भी है। अब आपको मैंने यहाँ पे ये यूनिट हमारी समाप्त होती है। फ्रेंड्स, आप इस लेक्चर्स को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रमोट करें, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए बहुत सारी वीडियो बनाने का, क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं मिल पा रहा है, आप भी देख रहे होंगे।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक इसे पहुंचाएं। लोगों को ज़रूरत है कि वो हिंदी मीडियम के हैं। लोगों आप कमेंट बॉक्स में जाकर के देखेंगे बहुत सारे कोचिंग जो हैं मठाधीश टाइप के, उनके कमेंट बॉक्स में कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कोचिंग करना चाहता हूं, कृपया मुझे बताएं हमें क्या करें। तो ऐसे लोगों को जाकर के बताएं भैया आप जाओ यूपीएससी विद प्रताप पर जाकर के चैनल सब्सक्राइब करो और वहां पर आपको जो है बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। इस तरीका से आप कमेंट करके उन लोगों को बताएं, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। ताकि जो लोग हैं, लोगों तक देखो इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। यूट्यूब मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा प्रमोट ऐसे लेक्चर्स को करती नहीं है, क्योंकि पूरा व्यापार पे चलती है, वो पूरा लाभ का सौदा करती है, समझ गए आप। तो फ्रेंड्स आप इसे फैलाएं, आपके सहयोग से ये चैनल फैलेगा और आपके लिए ये चैनल है, क्योंकि जो लोग पैसा देकर कोचिंग नहीं कर सकते, जो नहीं है समर्थ, उनके लिए चैनल है। तो फ्रेंड्स आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।